हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि यमुना रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लेक बैकाल को लेकर के। तो लेक बैकाल को अगर हम मैप में व्यू करें, रशिया कंट्री के साइबेरिया वाले रीजन में लोकेटेड है लेक बैकाल। ये जो लेक बैकाल है ये पूरे वर्ल्ड में डीपेस्ट और ओल्डेस्ट लेक के रूप में एग्जिस्ट करती है। अगर हम डिस्कस करें वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से, तो वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के रूप में एग्जिस्ट करती है लेक बैकाल। 1996 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डेजिग्नेशन दिया था लेक बैकाल को। तो ये लेक बैकाल से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ ऑर्डर पास किए हैं कि एक रिवर है जो उड़ीसा में पहले फ्लो करती थी और लगभग 70 साल पहले ये रिवर फ्लो करती थी। फिर यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज की गई जिसकी वजह से वो जो रिवर जो फ्लो करती थी उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिले। अब दोबारा से एक पिटीशन डाली गई थी एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अब अलाउ किया है कि दोबारा से इस रिवर को रिज्यूनेट किया जाए। अगर इस रिवर का नेम अगर हम डिस्कस करें तो रिवर का नेम है सुकापाइका। ये जो रिवर है वो महानदी रिवर से इसका ओरिजिन होता था। यहाँ पर हम इस तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि देखो ये महानदी रिवर है, इस महानदी रिवर से इसका ओरिजिन होता था और ओरिजिन होने के बाद में कुछ दूरी ये डिस्टेंस तय करती थी और फिर जाकर के वापस से महानदी रिवर में ही मर्ज हो जाती थी। अब ये जो सुकापाइका रिवर है इसके माउथ को बंद कर दिया गया। ओके। और 1950s के टाइम में स्टेट वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने इसके जो माउथ है सुकापाइका रिवर का, इसके माउथ को बंद कर दिया, क्योंकि ताला डंडा जो एरिया है वहां पर कैनाल सिस्टम को डेवलप करना था। इसलिए इसका जो फ्लोइंग चार्ट है या इसका फ्लोइंग एरिया जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन देखने को मिली। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी एरिया था वहां पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिले। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया, अदर एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ये जो रिवर है इसका जो फ्लोइंग एरिया है वो एक गार्बेज जो है वो गार्बेज कलेक्टर के रूप में उसका यूज़ किया जाने लगा। मतलब एक तरीके से उसको डंपिंग एरिया के रूप में जो है वो इंक्रीज होने लगा। लेकिन जब यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज होने लगा तो इसके बाद में इसके ऊपर फोकस किया गया कि पहले यहाँ पर जो रिवर फ्लो होती थी उसको दोबारा से रिज्यूनेट प्रोसीजर में लाया जाए। तो एनजीटी पे जब पिटीशन डाली गई तो अब एनजीटी ने अलाउ किया है कि दोबारा से इसके ऊपर फोकस किया जाए और इस रिवर का क्या किया जाए, अपग्रेडेशन किया जाए। ओके। तो इम्पोर्टेंट बात है कि लास्ट 70 ईयर्स से जो रिवर जो है वो खत्म हो गई थी एक तरीके से, उसको दोबारा से रिज्यूनेट कंडीशन में लाया जाएगा। तो एक इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। रिवर का नेम आपको ध्यान में रखना है, महानदी रिवर से ओरिजिन होता है और महानदी रिवर में जाकर ही एक टाइम बाद में मर्ज होती थी। ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी रिवर से रिलेटेड है, कौन से एरिया में फ्लो करती है, इस तरीके से। ओके। तो यहाँ पर ये तो हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर महानदी रिवर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो महानदी रिवर जो है वो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें थर्ड लार्जेस्ट रिवर के रूप में फ्लो करती है आफ्टर गोदावरी रिवर एंड कृष्णा रिवर। छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है, अमरकंटक जो एरिया है उसके सर्दर्न पार्ट से। छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होने के बाद में ये उड़ीसा स्टेट में फ्लो करती है और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपने आप को मर्ज करती है। इसके सर्दर्न पार्ट पर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो चिलिका लेक जो है उड़ीसा स्टेट में वो भी लोकेटेड है। ओके। कुछ इंपोर्टेंट महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि रिवर की कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो लेफ्ट बैंक पे अगर हम देखें तो सोनाथ, हसदेव, मांड और इब जो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है ओंग, तेल एंड जोक। ओके।
अब यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर इसके ऊपर हीराकुंड डैम भी लोकेटेड है। और जो हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम जो है वो हमारे इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये जो महानदी रिवर है इसका जो बेसिन एरिया है, ये इसके बेसिन एरिया जो है वो मिनरल रिसोर्सेज से एक तरीके से रिच मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर पाए जाते हैं। जो पावर रिसोर्सेज है वो भी एडिक्वेट अमाउंट में यहाँ पर पाए जाते हैं। वाटर रिसोर्सेज है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रियल क्लाइमेट के लिए। मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि बेसिक जो रॉ मटेरियल चाहिए इंडस्ट्री के लिए वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमने महानदी रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो इंडिया की विजिट पर आएंगे नवंबर में, ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। और नवंबर में ही उनकी विजिट के बाद में इंडिया में ही G20 की मीटिंग होने वाली है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिर इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो चीफ है वो यहाँ से डायरेक्टली G20 में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है वो साथ में ही G20 जो ग्रुप है उसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा विजिट देखने को मिली थी 2016-2019 में। कहाँ पर? सऊदी अरेबिया को लेकर के। तो उस टाइम जो है सऊदी अरेबिया ने एक तरीके से फोकस किया था कि हम इंडिया में 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे और स्पेसिफिक फोकस करेंगे ऑयल रिजर्व में, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। लेकिन अभी तक ये जो प्रॉमिस है जो 2019 में किया गया था इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। तो बोला जा रहा है कि हो सकता है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिवाइवल स्टेज लाने के लिए यहाँ पर उनकी विजिट इंडिया में हो। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि आसियान और ईस्ट एशिया समिट जो है उसमें भी मतलब उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें भी इंडिया का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। तो इंडिया के इनडायरेक्टली जो है वो अदर एरियाज, अदर ग्रुप्स में अपना भी डोमिनेशन क्रिएट करने के लिए सऊदी अरेबिया जो है वो फोकस कर सकता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे आसियान कंट्रीज़ की। ये तो हमने फोकस किया कि न्यूज़ में क्या क्या है और किस तरीके से यहाँ पर कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले तो आसियान कंट्रीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ देखिए 1 सेकेंड। देखो ये आसियान कंट्रीज़ हैं, आप सभी को पता है 10 कंट्रीज़ आते हैं आसियान ग्रुप में। और 1967 में आसियान ग्रुप जो है इसको स्टार्ट किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है आसियान ग्रुप का वो है इंडोनेशिया जकार्ता में। यहाँ पर ये 10 कंट्रीज़ हैं। म्यांमार, यहाँ देखिए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ये जो 10 कंट्रीज़ हैं इंडिया इनके लिए फोकस है, क्योंकि ईस्ट एशिया में अपने आप को, साउथ ईस्ट एशिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए इन कंट्रीज़ तक अपनी जो रिलेशनशिप है या अपने जो रिलेशन है उनको मेंटेन करने के लिए इंडिया जो है वो फोकस्ड है आसियान ग्रुप के ऊपर। और लास्ट 30 ईयर हो गए हैं इंडिया और आसियान ग्रुप की जो मेंबरशिप है या जो रिलेशन है उनको। तो एक तरीके से काफ़ी अच्छे स्टेज पर इंडिया और आसियान ग्रुप के जो रिलेशन है वो एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट की भी बात की गई है। तो देखो ईस्ट एशिया समिट में 10 तो आसियान कंट्रीज आते ही हैं, साथ ही साथ में अगर हम डिस्कस करें तो 8 कंट्रीज और यहाँ पर आते हैं ईस्ट एशिया समिट में, जिसमें है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट में इंडिया, लेकिन आसियान जो है उसमें इंडिया नहीं है, लेकिन G20 की अगर हम बात करें तो उसमें इंडिया है। तो कौन से ग्रुप में इंडिया है और कौन से ग्रुप में नहीं है ये आपको क्लियरली ध्यान में होना चाहिए। तो ईस्ट एशिया समिट में इंडिया एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इनको लेकर के भी ये जो मीटिंग है इनमें भी डिस्कशन होगा, जिसमें इंडिया का भी एग्जिस्टेंस है। तो इन सारी मीटिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया के साथ में मिलकर के G20 में पार्टिसिपेट करने की सोचा होगा कि एक साथ पार्टिसिपेट हम यहाँ पर करेंगे। G20 आप सभी को पता है इंडिया मेंबर है, और नेक्स्ट ईयर, इसी साल के लास्ट से नेक्स्ट ईयर तक इंडिया के पास में जो प्रेसिडेंसी है G20 के पास में रहेगी। 2020 में सऊदी अरेबिया के पास में जो है
प्रेसिडेंसी थी G20 ग्रुप की। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि इंडिया को नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ अदर फीचर्स जिसके ऊपर इंडिया फोकस कर सकता है अपनी प्रेसिडेंसी के टाइम में G20 ग्रुप के लिए, उनको लेकर के भी डिस्कशन हो सकता है। तो ये हमने आसियान ग्रुप, ईस्ट एशिया समिट, इनके बारे में डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं। देखो, इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन है, काफ़ी अच्छे बायलेटरल रिलेशन है हमारे बीच में, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। सऊदी अरेबिया जो है वो ऑयल एंड गैस के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक तरीके से ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर इराक कंट्री। इसके बाद में अगर हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रेड में फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का सऊदी अरेबिया। इसके अलावा इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है उनके कल्चरल रिलेशन भी है। कल्चरल रिलेशन में अगर हम बात करें तो हज पिलग्रिमेज जो है उसमें इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे से एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा जो है वो भी सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। दूसरा अगर हम बात करें तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में नेवल एक्सरसाइजेज भी है। नेवल एक्सरसाइजेज में अगर हम देखें तो अल मोहिद अल हिंदी ये एक्सरसाइज जो है वो भी एग्जिस्ट करती है। मतलब हर सेक्टर में इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है उनके रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं, काफ़ी लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनके अच्छे से फोकस करने के लिए भी दोनों कंट्रीज डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो, जब भी कोई कंट्री के बारे में डिस्कस करो उसके इंडिया के साथ में किस तरीके से रिलेशन है, आने वाले टाइम में किस तरीके से फोकस कर सकता है, ये सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। हमारा जीएस पेपर 2 जो है इसमें आईआर को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें स्पेसिफिक फोकस किया जाता है इंडिया और उसके रीजनल एरिया में जो कंट्रीज हैं उनके साथ में, और जो भी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, तो ये हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया। यहाँ पर जो है चाइना के शी जिनपिंग जो है वो अपनी थर्ड टर्म के लिए यहाँ पर रेडी हैं, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनके कुछ राइवल जो है वो एक तरीके से उनके फोर्स्ड आउट करने के लिए तैयार है। तो इनकी जो पार्टी है उनमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि शी जिनपिंग जो है वो अपनी टर्म को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर एक नई स्पीसीज ढूंढी गई है। यहाँ देखिए, तो देखो, frail looking plant spotted on the granite hillock of Palakkad has been identified as a new species of the genus Alamania. Named Alamania multiflora, the species is quite special from both the botanical and conservation point of view, according to researchers. Researchers ने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो डिस्कवरी है, द डिस्कवरी ऑफ द सेकंड स्पीसीज ऑफ जीनस अलामनिया हैज कम 188 ईयर आफ्टर द फर्स्ट स्पीसीज वर डिस्क्राइब्ड बाय बॉटनिस्ट। 188 साल पहले पहली इसकी स्पीसीज को एक तरीके से डिस्क्राइब किया गया था, और उसके बाद में 188 साल बाद में दोबारा से इसकी जो स्पीसीज है वो देखने को मिली है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप इमेज देखिए, एक वीमेन जो है वो यहाँ पर चारकोल को तैयार कर रही है, और इस चारकोल का वो किस में यूज़ करेंगी? चारकोल का वो यूज़ करेंगी किसके लिए? खाना पकाने के लिए, कुकिंग के लिए। तो यहाँ पर बेसिक बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखो 2016 में हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्कीम लेकर के आई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम योजना। ओके, उज्ज्वला स्कीम लेकर के आई। इसमें किसके ऊपर फोकस किया गया कि जो भी लोग हैं जो एक तरीके से बायोमास का यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, उनको यहाँ पर रिप्लेस करके उनको एलपीजी सिलेंडर जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। फिर इसका प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम का 2.0 लाया गया, और इसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनके पास में जो उनका आइडेंटिफाई प्रूफ नहीं है, उनको भी ये जो गैस सिलेंडर है वो प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि जो कुकिंग फ्यूल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम रिप्लेस कर सकें, और जो एक तरीके से क्लीन कुकिंग गैस जो है उसका यूज कर सकें। लेकिन इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे एलपीजी सिलेंडर के प्राइस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही इनका रिफिलिंग रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब आपने लोगों को सिलेंडर तो प्रोवाइड करवा दिए, लेकिन अगर उनको रिफिल ही नहीं करवाएंगे वो कंज्यूमर, तो उनका कोई यूज़ ही नहीं है।
मतलब आपकी जो स्कीम है उसका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं रहा। जिस क्लीन फ्यूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने स्कीम लेकर के आए थे, वो जो क्लीन फ्यूल है उसको तो आप रिप्लेस ला ही नहीं पाए, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए सोसाइटी में। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसको फोकस किया जाना चाहिए कि हम कुछ सब्सिडी दे करके लोगों के जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो रिफिल करवाए जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा टारगेट रखे कि साल में इतनी जो है वो उनको फ्री प्रोवाइड करवाई जाएंगे, ताकि इसके ऊपर जो बेसिक टारगेट है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, उसको लॉन्च किया जा सके, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यह देखिए पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें देखो तमिलनाडु जो स्टेट है उन्होंने अपने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के गवर्निंग काउंसिल को सेटअप किया है, और ये जो गवर्निंग काउंसिल है वो फोकस करेगी उन सारी चीज़ों के ऊपर कि किस तरीके से हम जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करते हैं, जो जो भी इश्यूज हैं उनको हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, और कौन कौन सी स्कीम के तहत जो है वो हम क्लाइमेट चेंज वाली जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के साथ काम करते हुए जो अदर इनिशिएटिव है उनको भी इम्प्लीमेंट करें, ताकि एक ऐसा रिजल्ट निकल करके आए कि क्लाइमेट चेंज जो है, जो प्रेजेंट टाइम में एक मेजर इशू है, साथ ही साथ में ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर इशू है, उसको सोल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 11 पर। तो यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था कि जो एनजीटी है उन्होंने बोला है कि जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ देखिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है, जहाँ पर टाइगर सफारी को लेकर के कुछ पेड़ों को काटा गया था और जितने के लिए ऑर्डर मिला था उससे ज़्यादा पेड़ यहाँ पर काटे गए। तो एनजीटी ने यहाँ पर क्लियर किया है कि जब तक जो पेड़ काटे गए हैं उसको लेकर के पैनल अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देता, तब तक ये जो प्रोजेक्ट है इसको रोक दिया जाए, इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देखो फॉरेन पेज पर है। ईरान जो कंट्री है उसका आप सभी को पता होगा कि JCPOA का एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट इसलिए हुआ था कि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको ईरान जो है डेवलप ना करे, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज़ को ये था कि टाइम के साथ में ईरान जो है वो अपने आप को एक तरीके से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उन सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए ही JCPOA एग्रीमेंट किया गया। फिर यहाँ पर JCPOA एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ उसको लेकर के 2017 में डोनाल्ड ट्रंप जब वहाँ के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने रिमूव कर लिया अपने आप को कि कुछ और हार्डर रिस्ट्रिक्शन जो है वो ईरान के ऊपर लगाई जाए। अब इसके बेसिस पर क्या हुआ कि ईरान जो है उन्होंने भी अपने आप को, जब USA ने अपने आप को विड्रॉ किया, तो ईरान ने कोशिश की अदर कंट्रीज़ के साथ में मिल करके कि USA को दोबारा से इस एग्रीमेंट में लाया जा सके। लेकिन जब ऐसा लगा तो ईरान जो है वो भी अपने लेवल पर अपने रिलेशन जो है वो मेंटेन करने लगा। वेस्टर्न एशिया में अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यमन जो कंट्री है वहाँ पर जो हैती रिबेल्स हैं उनको लेकर के बोला जाता है कि ईरान उनको एक तरीके से सपोर्ट करता है। तो इस तरीके के इशू ऐसे हैं जिनको लेकर के सऊदी अरेबिया जो है उनको काफ़ी ज़्यादा इशू है, उनके बॉर्डर एरियाज में काफ़ी ज़्यादा क्लैश भी देखने को मिलता है हैती रिबेल्स को लेकर के। तो यहाँ पर ये बोला गया कि एक तरीके से ईरान को दोबारा से काउंटर किया जाए, दोबारा से डिस्कशन हुआ। अभी क्या हो रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रहा है उसमें ईरान के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि आपने वहाँ पर ड्रोन सप्लाई की है, और ड्रोन सप्लाई का यूज़ किया जाता है रशिया के द्वारा यूक्रेन को काउंटर करने के लिए। तो ईरान ने यहाँ पर अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन किया है कि उन्होंने कोई भी वेपन सप्लाई जो है वो रशिया में नहीं की है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या ये सारा जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है इसका रिजल्ट जो है वो एक तरीके से ईरान के साथ में दोबारा से जो एग्रीमेंट डिस्कशन और फाइनल स्टेज में है उसको लेकर के कुछ इशू जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए ईरान ने अपनी तरफ से यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर, और यहाँ पर एक स्टडी हुई है। इस स्टडी में ये बोला गया है कि जो ग्रेजिंग एनिमल है वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ओपन एरियाज होते हैं, ओके, जैसे कि कोई पास्चर है, कोई गार्डन है, या और भी अदर ग्रासलैंड वाला एरिया है, वहाँ पर जो ग्रेजिंग एनिमल है उसकी वजह से जो सोइल कार्बन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टोर रह पाता है। और अगर वो एरिया जहाँ पर ग्रेजिंग एनिमल उस यूज़ करते थे उस ग्रासलैंड एरिया का, और वहाँ पर उनको रोक दिया जाए, तो जो सोइल कार्बन जो स्टोर है सोइल में वो एक तरीके से
उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट इशू जो है वो देखने को मिलते हैं। ऐसी स्टडी जो है 2005 से स्टार्ट हुई थी और अब इसका रिजल्ट देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग एरिया को फोकस किया गया, कुछ जगह जो है वो रोक दिया गया और कुछ जगह जो है अलाउ किया गया। तो जहाँ पर अलाउ किया गया वहाँ पर जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें देखो जो एशियन एलिफेंट है उनको लेकर के कुछ डाटा आए हैं कि एशियन एलिफेंट जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल और ह्यूमन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर के एक आर्टिकल है कि देखो हम ये देखते हैं कि लॉकडाउन से पहले जब लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी तो उस समय लोग जो हैं वो आउटर एरिया में काफ़ी ज़्यादा रहते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो नहीं देखने को मिलते थे। लेकिन कोविड के टाइम में बायोमास एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि कुकिंग फ्यूल के रूप में, जैसे कि जो लकड़ी है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया, कोल का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से और लॉकडाउन में आप सभी को पता है कि मैक्सिमम जो पीपल है वो अपने घर के अंदर रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर लॉकडाउन में जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इस तरीके की रिसर्च जो है वो सामने आई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एफएक्यू पेज पर और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा है टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के। तो 5G का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है कि देखो प्रेजेंट टाइम में भारतीय एयरटेल और जियो जो है उन्होंने क्लियर किया है। भारतीय एयरटेल ने बोला है कि जो 2024 स्टार्टिंग में हम इम्प्लीमेंट कर देंगे 5G टेक्नोलॉजी को, और जियो ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया है कि दिसंबर 2023 तक ही हम ले आएंगे। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दिए थे कि जल्द ही जो है वो 5G टेक्नोलॉजी सबके लिए अवेलेबल रहेगी, 5G डाटा सर्विसेज। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि इसकी वजह से जो कंज्यूमर है उनको क्या इशू देखने को मिलेगा। देखो 2020 से जो मैक्सिमम स्मार्टफोन आए वो 5G टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने वाले थे, मतलब उनमें चेंज किया जा रहा था कि 5G टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ कर सके। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में ये देखने को मिलेगा कि 5G टेक्नोलॉजी जो है अभी प्रेजेंट टाइम में हर एरिया में अवेलेबल नहीं है, कुछ एरियाज़ में ही अवेलेबल है। जैसे भारतीय एयरटेल ने कुछ स्टेट जो हैं वो डिक्लेयर किया, कुछ सिटीज़ जो कमर्शियल एरिया फोकस जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस किया है। जियो जो है वो भी कुछ सिटीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है और उन सिटीज़ में भी कुछ एरिया के ऊपर अभी फोकस किया जा रहा है। तो इसकी वजह से जो 5G सर्विसेज है 4G सर्विसेज में फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिल सकता है। इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। दूसरे यहाँ पर बताया गया है कि वो स्मार्टफोन जो पहले से यूज किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे एप्पल के फ़ोन का अगर आप यूज़ करते हो तो उसके बारे में बताया गया है कि कुछ अपग्रेडेशन जो है वो देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप 5G टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकेंगे। सेम ही सेम जो अदर कंपनीज़ हैं वो भी अपना इस तरीके का कुछ जो भी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन है वो लेकर के आएंगी ताकि 5G टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके। तो यहाँ पर कुछ इश्यू है कि कुछ एरिया के ऊपर फोकस किया जा रहा है, कुछ इश्यू ये है कि इसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन है वो देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो ग्रेड लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर किया गया है उसके बारे में बताया गया है। देखो FATF बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, 1989 में एस्टेब्लिश किया गया, G7 कंट्रीज ने किया, इंडिया भी इसका पार्ट है। पहले ऑब्जर्वर के रूप में इसको ज्वाइन किया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडिया इसका मेंबर कंट्री है। इसमें 37 जो है वो इसमें है कंट्रीज और 2 इसमें ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन, साथ ही साथ गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल FATF में। जो टेररिज्म फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इनको फोकस करते हुए काम किया जाता है। पाकिस्तान जो है वो पहले भी इसमें ग्रे लिस्ट में था, फिर 2018 से इसमें रेगुलर बना हुआ है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर के FATF ने क्लियर किया है कि जो भी उनको क्राइटेरिया दिए थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको दिए थे, उनको कंप्लीट करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। और अभी हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके जो भी इंपॉर्टेंट टेररिस्ट थे उन सभी को रिस्ट्रिक्टेड, उनको जेल्ड, उनको अदर उनके ऊपर जो है चार्जेस जो लगे हुए थे उन सभी को रेगुलेट करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। तो इंडिया ने देखो एक बात बोली है कि ये सारी जो उनका सिग्निफिकेंट वर्क है वो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उनको FATF लिस्ट से बाहर होना था। जो भी उनके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो रेगुलर लंबे टाइम तक इम्प्लीमेंट रहे, तभी जाकर के रियलिटी में तो रिजल्ट देखने को तभी मिलेगा। ओके,
तो यहाँ पर FATF ग्रे लिस्ट की बात की गई है। कुछ अदर स्टेट्स की कंट्रीज़ के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि कुछ अदर कंट्रीज़ को भी यहाँ पर FATF ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। कुछ अदर कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर अब रेगुलर बने हुए हैं। म्यांमार के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि म्यांमार जो है वो ब्लैक लिस्ट की तरफ अपने आप को टर्न कर रहा है, क्योंकि फेब 2021 में यहाँ पर मिलिट्री को जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था और उसका भी एक रिजल्ट जो है वो नहीं देखने को मिला, किस तरीके से वहाँ पर उस कंट्री को गवर्न किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर एक बैंक है धनलक्ष्मी। ये जो बैंक है इसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अपनी जो भी ओवरसाइट है वो इंक्रीज कर दी है, क्योंकि इस बैंक में जो भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कैपिटल को लेकर के, कैपिटल टू रिस्क रेशो CRR यहाँ देखिए एक सेकेंड, RBI जो है वो धनलक्ष्मी बैंक को लेकर के जो अपनी मॉनिटरिंग है उसके ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि जो भी एक इम्पोर्टेंट होना चाहिए कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, ओके, उन सब में डिक्रीज देखने को मिला है 13% तक, और मार्च तक अगर हम बात करें तो 14.5% तक इसमें और ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल सकता है। तो RBI जो है वो अंडर बेसल 3 नॉर्म्स के बेसिस पर जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं ग्लोबली लेवल पर 2007-8 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस हुआ है RBI, और इन सारी कैपिटल को जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एक बैंक में उन सब के ऊपर जो है वो फोकस करता है। और इस फोकस करने से क्या होगा, फोकस करने से ये होगा कि जो भी यहाँ पर कंज्यूमर्स हैं उनके जो भी कैपिटल हैं उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छे से रहेगा, उसको रिस्क जो है उससे बचाया जा सकेगा। और यहाँ पर अगर कोलैप्स देखने को मिलता है इस बैंक को लेकर के तो RBI जो है इसीलिए अपनी जो है वो टाइट ओवरसाइट यहाँ पर रखे हुआ है, ताकि इस बैंक को एक तरीके से रिव्यू किया जा सके और इसमें जो भी इशू है उनको सॉल्व किया जा सके। तो ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव जैसे डेली एंड क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, साथ ही साथ में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे जो अदर इनिशिएटिव हैं जैसे इंपॉर्टेंट बुक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं उन सभी को आप जाकर के व्यू कर सकते हो। 2023 UPSC प्रीलिम्स जो है उनसे पहले पहले जो है वो हम कंप्लीट जो आपकी बुक लिस्ट है उनको फ्रीली आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्रीली अवेलेबल रहेंगी इंपॉर्टेंट बुक्स। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो वो स्टूडेंट जो 2023 UPSC प्रीलिम्स को सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक टारगेट बेस्ड उनकी स्टडी हो, और तो उसके लिए हम मेंटरशिप प्रोग्राम का सेकंड बैच लेकर के आए हैं जिसमें हम 2023 प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे। इसमें जो है आपको डेली टारगेट बेस्ड स्टडी आपकी होगी, मेंटोर आपको अलॉट किए जाएंगे। मेंटोर जो है वो डेली बेसिस पर आपको टारगेट देंगे कि आज आपको इतना कंप्लीट करना है, फिर उस टारगेट पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनकी लगभग 3000 प्लस MCQ जो हैं वो उनकी आपके यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट दोनों के ऊपर फोकस किया जाएगा। लगभग लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपका कवर करवाया जाएगा। स्टैटिक पार्ट में प्रीलिम्स को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो यहाँ पर कवर करवाई जाएंगी। स्टैंडर्ड बुक्स साथ ही साथ में NCERT जो है आपकी कवर करवाई जाएंगी। ओके, तो आपको टारगेट दिया जाएगा, टारगेट आपको कंप्लीट करना है, टारगेट को रिवाइज करवाया जाएगा MCQ क्वेश्चंस के थ्रू। तो अगर आपको लगता है कि इसको आप ज्वाइन कर सकते हो तो आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। मंथली बेसिस इसके चार्जेज है 599 पर मंथ इसके चार्जेज हैं। 1 नवंबर से ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड सीट जो है वो इसके लिए अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल रहेगा तो ज्वाइन आप इसको कीजिए। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है वहाँ जाकर के आप इसके अदर फीचर्स जो हैं उनको स्टडी कर सकते हो। आप हमें मेल कर सकते हो अदर क्वेरीज के लिए। ओके, थैंक यू।